आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अलीगढ़ से है। जनपद अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र का मामला नगर पंचायत के 14 नंबर वार्ड महाराणा प्रताप नगर मडराक का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के साथ दबंगों द्वारा मारपीट में जानलेवा हमला किया गया। क्षेत्रीय पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित के खिलाफ ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पीड़ित परिवार के खिलाफ दबंगों का नाम राम खिलाड़ी जादौन, रिंकू जादौन। यह लोग आए दिन ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस भी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। और साथ ही है पीड़ित राजेश उपाध्याय ने बताया कि पुलिस हमारे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। यह दबंग लोग आए दिन मारपीट और साथ ही जानलेवा धमकी देते रहते हैं। वहां करण उपाध्याय ने बताया कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस ने मेरा मेडिकल तक नहीं कराया है। मैं गरीब पीड़ित ब्राह्मण परिवार से हूं। थाना मडराक पुलिस ने भी बिना जांच करे हम पीड़ित परिवार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अगर हम गलत हैं तो पुलिस हमारे खिलाफ जांच कराए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अलीगढ़ को मैं अवगत कराना चाहता हूं, हमारे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। यह दबंग लोग राम खिलाड़ी और रिंकू आए दिन धमकी दे रहे हैं। मेरा नाम अंकुर उपाध्याय है। क्या मामला हुआ है? मामला 17/12/2025 को लड़ाई हुई थी, जिसमें इन्होंने पथराव किया हमारे ऊपर। मैं और मेरा छोटा भाई है, मेरे भाई छोटे भाई के चोट थी। मडराक थाने में इसको पकड़ के ले गए और उसको सामने वाले पक्ष को कुछ नहीं किया। क्या नाम है? सामने वाले पक्ष का राम खिलाड़ी और रिंकू। किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ है? इसमें झगड़ा हुआ था कि ये बराबर में हमारे ताऊ के लड़के को घर से खींच के ले गए थे, मार पिटाई की उससे। फिर खुद जाके कैमरे में बैठ गए और कैमरे में भी जब भी गए हैं तो सामने से पहले हाथापाई इन्होंने की है। फिर हमने जवाब में बीच बचाव किया तो इन्होंने मेरे छोटे भाई को घायल कर दिया। फिर जब हाथापाई हुई तो हम दोनों ने ही, हमने भी कॉल किया पुलिस को और उनको भी किया। ये हमारे पक्ष को उठा के ले गए पुलिस वाले और उधर से किसी को नहीं उठाया। कौन सा थाना का मामला है? मडराक कोतवाली का। तो पुलिस का क्या आश्वासन है? पुलिस कुछ नहीं कर रही है इसमें। पुलिस कहती है कि हाँ बस टार देती है। उसके बाद इनका सीधा ये है कि वहाँ पे हम तो ये कहते हैं पुलिस से कि तुम निष्पक्ष जांच कर लो। वो कैमरा हमें दे नहीं रहा है, रिकॉर्डिंग पुलिस निकलवा सकती है इसको। आप पुलिस निकलवा लेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस क्या नाम आपका? मेरा नाम राजू उर्फ राजेश कुमार है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि 17/12/2025 रात्रि करीबन 8 बजे का मसला है, 8 बजे का। तो यहाँ रिंकू और राम खिलाड़ी दोनों जो है, एक मेरी बुआ का नाती है शिवा, वो जो है घर से खींच के ले गए और उनसे मारपीट की। तो मैं यहाँ से उनसे सिर्फ यह पूछने गया कि भैया हमारे बच्चे से मारपीट क्यों की। तो वो जानबूझकर वीडियो कैमरे में बैठ गए और उन्होंने वो जो है हमारी मतलब वहाँ धक्का मुक्की करने लगे मुझसे। मेरे बच्चे जो है पीछे से चले गए तो उन्होंने जो है उनको जो है मतलब बीच बचाव किया दोनों ने। तो बीच बचाव करने के बाद हम घर आ गए। फिर उन्होंने भारी पथराव किया हमारे ऊपर। तो मेरे लड़के करण ने जो है उसमें पुलिस की जो वो होती है 112, उस पर कॉल किया। उस पर एक कॉल करने के बाद जो है पुलिस आई और उन्होंने भी कॉल किया 112 पे। तो जब दोनों तरफ से कॉल आई तो हमें वो लेकर मेरे बच्चे को और शिवा को वो थाने ले गई पुलिस। मैं पीछे से जब वहाँ पहुँचा तो मैंने इंस्पेक्टर महोदय से कहा कि भैया दूसरा पक्ष आप क्यों नहीं लाए बुला के। तो उन्होंने पुलिस से पूछा भैया आप दूसरा पक्ष क्यों नहीं लाए वहाँ से। तो उन्होंने फिर पुलिस को दोबारा भेजा। उन्होंने यह कह के टहला दिया कि वहाँ गाड़ी में जगह नहीं थी। जब पुलिस आई तो यहाँ से उस रिंकू को एक को उठाकर राम खिलाड़ी को नहीं ले गई उसमें से। और न ले जाने के बाद थाने में रात को लगभग 11 और 12 बजे के बीच हमें वो मतलब फैसला आपस में करा दिया। उसी वीडियो की जो क्लिपिंग उन्होंने निकाली, न तो वो इतने दबंग प्रवृत्ति लोग हैं कि उन्होंने जो है वो वीडियो कोई हमें देने के लिए तैयार न हुआ। थाने का मामला है? थाना मडराक का मामला है। और जब हम पुलिस के पास पहुंचे तो रात को फिर हम सुबह अपने घर आ गए। सुबह दिनांक 18 में मेरे बच्चों को फिर गाली गलौज दी उन्होंने। मैंने फिर भी वो बच्चों से समझाया, मैंने भैया पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इस मामले में? नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं किया। ये 19 या 20 तारीख में राजनीतिक लोगों के पास जाकर उसी वीडियो को दिखा के और मेरे ऊपर दोबारा उसी प्रकरण में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। किसके कहने पर ये मुकदमा दर्ज? मुकदमा राजनीतिक सांसद या किसी के कहने पर इन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू उर्फ राजेश कुमार है। मेरा करण उपाध्याय। क्या मामला हुआ है? 17 तारीख की बात है, 17 दिसंबर की हमारी लड़ाई हो गई थी। मतलब कि हमारे एक ताऊ के लड़के हैं,
उनको ये खींच के ले गए थे घर से। तो उसी की बातचीत करने के लिए पापा गए थे वहाँ पूछने। तो पापा पूछ रहे थे कि क्या बात है, तो वो पापा से बदतमीजी करने लग गए, धक्का मुक्की की है। इसी में क्या कहते हैं, उन्होंने पापा का कॉलर पकड़ लिया, तो उसी में मैंने उनके थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था। तो वहाँ पे लड़ाई हो गई हमारी, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे घूसा मारा था, जिससे मेरी नक्की चल गई थी पूरी। और फिर उसके बाद मैंने घर आके पुलिस पे कॉल कर दी थी, क्योंकि वो पथराव कर रहे थे घर पे। मैंने जब उन पे कॉल की, मैंने सब जानकारी उन्हें दी कि ऐसे ऐसे ये पथराव कर रहे हैं और ये डंडे वंडे ले के आ रहे हैं। तो पुलिस ने सब जानकारी तो ले ली। फिर काफ़ी देर बाद वो पहले तो कहने लगे कि हम यहाँ है नहीं है, कि हम यहाँ पे हैं वहाँ पे हैं। फिर पुलिस आई है। कार्रवाई की आपको लेकर? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, मुझे 12 बजे तक वहाँ बैठाए रखा था। कौन से थाने का मामला है? मडराक थाने में। खबर बदायूं से है, जहां जिला अस्पताल की चतुर्थ श्रेणी के निर्विध अध्यक्ष बने कर्णेश कुमार, कर्मचारी संघ के महामंत्री बने सुरेश शाह के बदायूं जिला अस्पताल पुरुष में आज चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी का चुनाव हुआ है, जिसमें अध्यक्ष कर्णेश कुमार निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि मंत्री पद के लिए सुरेश शाह के और नदीम 2 लोग दावेदार हुए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मंत्री पद के लिए वोट डाले, जिसमें सुरेश शाह को 42 वोट मिले हैं और नदीम के लिए 18 वोट मिले। सुरेश शाह को मंत्री पद के 42 वोट पाकर जीत हासिल की। अध्यक्ष कर्णेश कुमार और मंत्री सुरेश शाह को जिला अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने माला पहनाकर और बैंड बाजे के साथ स्वागत उनका किया है। खबर उन्नाव से है, जहां 15वीं साई शोभा यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। शनिवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में साई मंदिर के संस्थापक सुरेंद्र वर्मा बाबा जी ने बताया कि इस वर्ष शोभा यात्रा को भव्य रूप दिया जा रहा है। इसमें आकर्षक झांकियां, साई रथ और विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस वर्ष की यात्रा का एक विशेष आकर्षण 12 और 13 जनवरी को होने वाली राधा कृष्ण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है। यह पहली बार होगा कि शोभा यात्रा से पहले मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम महर्षि भृगु पीठाधीश्वर श्री गुरु गोस्वामी सुशील जी महाराज को भारतीय सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक है। शोभा यात्रा सुबह 11 बजे भरत मिलाप से शुरू होगी। यहाँ नगर के प्रमुख मार्गों जैसे हरदोई पुल, बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा और लोक नगर चौराहा से होते हुए साईपुरम चौरा मोड़ उन्नाव स्थित साई मंदिर में संपन्न होगी। और साथ ही आपको बता दें, सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने नगरवासियों से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होकर साईं बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की भी अपील की है। सुरेंद्र जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और यात्रा है 14 तारीख को, क्या कुछ इस बार खास है? इस यात्रा में तो निरंतर जो हो रहा है वही है, लेकिन इस बार हमारे इस मंदिर कैंपस में, मंदिर प्रांगण में राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा भी है। और दिल्ली से जो बैंड आता है वो एक विशाल बैंड है और वो हमारी इस यात्रा को शोभा बढ़ाएगी। देखा जाए तो जब से आपने यात्रा शुरू की थी, कुछ लोगों के साथ चालू किया था, आज सर्व धर्म के लोग आज यात्रा में शामिल होते हैं, बाहर से बैंड में आते हैं, तो आखिर ये सफर कैसे पूरा किया, किनका सहयोग आपको मिला इसमें? हमारे साथ तो अगर ऐसा कहें तो ईश्वर का तो सर्वप्रथम हमारे ऊपर हाथ है और आप सबका सहयोग है। पूरे जनपद में हर व्यक्ति ने हमको प्यार और स्नेह दिया है और इस स्नेह का ही आज ये एक रूप है कि इस शोभा यात्रा में इतना विशाल जन सैलाब उमड़ता है और आप सब लोगों का सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से ये विशाल शोभा यात्रा हो रही है। इस बार क्या कुछ अट्रैक्शन है, मेला लगेगा, जागरण भी होगा, और क्या अट्रैक्शन है, कौन कौन आ रहा है इस बार? इस बार हमारे पास वृंदावन से हमारे महाराज छोटू महाराज जी आ रहे हैं और एक ये महर्षि लोक पीठाधीश्वर श्री गोस्वामी सुशील जी महाराज, जो रामचरित मानस शोध संस्थान के अखिल भारतीय संस्थापक हैं, ये हमारे साथ होंगे। हमारी यात्रा का शुभारंभ इन्हीं के हाथों से होगा और मैं चाहता हूं कि इनका आशीर्वाद सबको मिले। ये मेरा विनम्र निवेदन था उनसे
इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। और मैं भी चाहूँगा कि कार्यक्रम क्या है शाम का? यात्रा के बाद यहाँ पर जागरण है और भंडारा हमारा निरंतर 12 बजे से जब तक पब्लिक आती है तब तक भंडारा हमारा चलता रहता है। यात्रा कहाँ से निकलेगी और इसका समापन कहाँ से होगा? यात्रा हमारी भरत मिलाप मैदान से चालू होती है और बाबूगंज, छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा होते हुए हमारे साईं दरबार मंदिर को पूरे शहर का भ्रमण करके अपने साईं दरबार मंदिर पहुंचती है। कॉन्फ्रेंस की गई है और यात्रा है 14 तारीख को, क्या कुछ इस बार खास है? इस यात्रा में तो निरंतर जो हो रहा है वही है, लेकिन इस बार हमारे इस मंदिर कैंपस में, मंदिर प्रांगण में राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा भी है और दिल्ली से जो बैंड आता है वो एक विशाल बैंड है और वो हमारे इस यात्रा को शोभा बढ़ाएगी। देखा जाए तो जब से अपनी यात्रा शुरू की थी, कुछ लोगों के साथ चालू किया था, आज सर्व धर्म के लोग आज यात्रा में शामिल होते हैं, बाहर से बैंड में आते हैं, तो आखिर ये सफर कैसे पूरा किया, कितना किनका सहयोग आपको मिला इसमें? हमारे साथ तो अगर ऐसा कहें तो ईश्वर का तो सर्वप्रथम हमारे ऊपर हाथ है और आप सबका सहयोग है। पूरे जनपद में हर व्यक्ति ने हमको प्यार और स्नेह दिया है और इस स्नेह का ही आज एक रूप है कि इस शोभा यात्रा में इतना विशाल जन सैलाब उमड़ता है और आप सब लोगों का सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से ये विशाल शोभा यात्रा हो रही है। इस बार क्या कुछ अट्रैक्शन है? मेला लगेगा, जागरण भी होगा, और क्या अट्रैक्शन है? कौन कौन आ रहा है इस बार? इस बार हमारे पास वृंदावन से हमारे महाराज छोटू महाराज जी आ रहे हैं और एक ये महर्षि पीठाधीश्वर श्री गोस्वामी सुशील जी महाराज, जो रामचरित मानस शोध संस्थान के अखिल भारतीय संस्थापक हैं, ये हमारे साथ होंगे। हमारी यात्रा का शुभारंभ इन्हीं के हाथों से होगा और मैं चाहता हूं कि इनका आशीर्वाद सबको मिले। ये मेरा विनम्र निवेदन था उनसे, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं और मैं भी चाहूँगा कि कार्यक्रम क्या है शाम का? यात्रा के बाद यहाँ पर जागरण है और भंडारा हमारा निरंतर 12 बजे से जब तक पब्लिक आती है तब तक भंडारा हमारा चलता रहता है। यात्रा कहाँ से निकलेगी और इसका समापन कहाँ से होगा? यात्रा हमारी भरत मिलाप मैदान से चालू होती है और बाबूगंज, छोटा चौराहा, बड़ा चौराहा होते हुए हमारे साईं दरबार मंदिर को पूरे शहर का भ्रमण करके अपने साईं दरबार मंदिर पहुँचती है। खबर सवाईजपुर से है, जहां शिव प्रभाव हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन पाली कस्बे के पाली तिराहा स्थित शाहिद आबिद खास स्मारक के निकट पेट्रोल पंप के पास नवनिर्मित शिव प्रभाव हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर का शुभारंभ आज माननीय विधायक श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रानू द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को आधुनिक एवं किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं को एक बड़ी सौगात मिली। इस मौके पर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामीण व कस्बा क्षेत्रों में इस प्रकार के आधुनिक अस्पताल खुलने से आम जनता को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें बड़े शहरों की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को जनहित में कार्य करने की शुभकामनाएं दी। शिव प्रभाव हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा सेवाएं दी जाती है, जिसमें आपको बता दें मनीष सिंह MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर नीरज वर्मा MBBS MS ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर परवेज आलम MBBS फिजिशियन, डॉक्टर आयुषी पांडे MBBS और डॉक्टर शालिनी यादव MBBS DGO स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ शामिल हैं। अस्पताल में ICU, OPD, IPD, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, ऑक्सीजन सुविधा एवं पूर्णतः सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध हैं। और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टरों द्वारा रियायती दरों पर मात्र 15,000 में किए जाएंगे सभी प्रकार के हड्डी से संबंधित सभी प्रकार के ऑपरेशन। और साथ ही अस्पताल के डायरेक्टर सलिल अवस्थी ने बताया कि शिव प्रभा हॉस्पिटल का उद्देश्य क्षेत्र के गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों को कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष राकेश रंजन त्रिवेदी और साथ ही आदि अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
डॉक्टर सैलवस्ती सिपरा हॉस्पिटल वेटरनरी सेंटर। जो आपने आज नया हॉस्पिटल खोला है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? इसमें सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे यहाँ महिला डॉक्टर शालिनी यादव MBBS MSDGO स्त्री रोग विशेषज्ञ 24 घंटे उपलब्ध है। नॉर्मल डिलीवरी ऑपरेशन किसी प्रकार का हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के निवान बेबी फॉर्मल वगैरह है, सारी सुविधा उपलब्ध। कैसा भी ऑपरेशन हो, हार्निया है, स्टमिक है, कैसा भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और डॉक्टर पैनल भी हमारे पास है। डॉक्टर आयुषी पांडे MBBS में है, डॉक्टर सौरभ यादव BMS में है। सारी टीम उपलब्ध है। ऑपरेशन वगैरह कैसा ही पेशेंट हो। अच्छा, 24 घंटे सेवा है? जी बिल्कुल, 24 घंटे सेवा है आपके कमरे में। और एक स्पेशल बात यह है कि मैडम जो हमारे यहाँ हैं डॉक्टर शालिनी यादव MBBS MSDGO, कैसा भी पेशेंट हो, कल की डेट में दो जुम्मा बच्चे थे, वो दोनों बच्चे नॉर्मल हुए हैं। सेमल चालक पेशेंट है सोनी नाम का। जी। सारी सुविधा अपने उपलब्ध है। बस यही है कि एक बार सेवा का मौका। खबर वाराणसी से है। आज वाराणसी की दाल मंडी क्षेत्र में स्थित CK 39/5 नंबर मकान में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। संबंधित विभाग द्वारा इस कार्रवाई की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौके पर बुलडोजर यानी JCB मशीन मंगाई जा रही है। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई सभी कार्रवाई निर्धारित योजना के तहत की जा रही है। दाल मंडी इलाका वाराणसी का बेहद व्यस्त और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई अतिक्रमण हटाने और क्षेत्र के चौड़ीकरण की योजना से जुड़ी बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत यह कदम उठाया जा रहा है और आगे भी ऐसे अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज किस कहाँ पे क्या कार्रवाई चल रही है? आज ये ध्वस्तीकरण के क्रम में CK 39/5 जो मकान नंबर है, इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और ये सुरक्षा के दृष्टिगत सभी उपाय सुनिश्चित किए गए हैं और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। बुलडोजर भी आने की संभावना है क्या? हाँ, संबंधित विभाग के द्वारा जो है JCB संबंधित विभाग के द्वारा JCB मंगाई गई है और उससे भी अब कार्रवाई होगी। कार्रवाई चल रही है क्या? धीमी गति कैसे शुरू हो रही है? नहीं, धीमी गति नहीं है, मैनुअल इसमें तोड़ाई चल रही है। इसमें जो जिस मकान में कार्रवाई चल रही है उसको प्रॉपर तरीके से क्रैक किया गया है और क्रैक करने के पश्चात ही जो है यहाँ पे जो है डिसमेंटलिंग का कार्य स्टार्ट कराया गया है। कब तक आ जाएगा? कोशिश ये है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पे जो है JCB आ जाए यहाँ पे। खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में प्यार बना युवती के कत्ल की वजह। आपको बता दें, सिरसिया थाना क्षेत्र के शाहपुर बरगदवा में हुई युवती की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा और सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें, फोन न उठाने पर किसी और से बात करने के शक में प्रेमी ने आपा खोद बैठा और साथ ही हत्यारा बन गया। बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद देर रात प्रेमिका के घर पहुंचा और लड़की के पट्टे व सरिया से गला दबाकर उसकी हत्या को अंजाम दे दिया। SP राहुल भाटी के निर्देश में सिरसिया पुलिस ने आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सिरसिया की पुलिस को प्राप्त हुई, उसमें थाना सिरसिया की पुलिस वहां पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया, सारे GOs द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। उसके पश्चात सारी टीम, थाने की पुलिस की टीम, SOG और सर्विलांस और सभी अधिकारी घटना के अनावरण में लगे हुए थे। इसी क्रम में ये जानकारी हुई कि एक आकाश कसोदन नाम का व्यक्ति, जो इससे लगभग मई 2025 से वार्ता करता था, जिसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, तो उसकी लगातार रात्रि में लगभग 10 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक लगातार उसकी बातचीत उससे होती थी। जानकारी से ये पाया गया कि ये दोनों युवती और युवक प्रेम संबंध में थे और काफ़ी समय से वार्ता कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 महीने से, ये जो युवक है आकाश कसोदन जनपद से बाहर था। बताया जा रहा है कि पुणे चला गया था और इसी बीच लड़की कई और युवकों से बातचीत करने लगी। इसकी जानकारी आकाश कसोदन को प्राप्त हुई। गांव के ही लोगों से आकाश कसोदन को ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त युवती की इसके घर वालों ने कहीं और शादी भी तय कर दी है। तो इससे ये क्षुब्ध होकर इसके मैसेजेस का लड़की रिप्लाई नहीं करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। तो 31 तारीख को 31/12/2025 को ये युवक आकाश कसोदन पूना से जनपद श्रावस्ती में सिरसिया में आया था और अपने घर आया था। वहाँ उसने 1 तारीख को अपने चाची की लड़की की बर्थडे पार्टी अटेंड की और रात में लगभग 2 बजे तक सारे लोग, घरवाले साथ में थे। जब घरवाले सारे लोग सो गए तो रात्रि लगभग 2 से 5 के बीच में उक्त व्यक्ति आकाश कसोदन की जो लोकेशन है
अपने गांव जोखवा से निकलकर वो शाहपुर बरगदमा की तरफ गया था। उक्त घटना लगभग 3 से 4 के बीच में कारित की गई है। 2 तारीख की रात्रि को 3 से 4 के बीच में घटना कारित की गई थी, जिसमें इसकी कॉल डिटेल से और इसके मैसेजेस से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 1:45 बजे तक इसकी वार्ता उस लड़की से हुई थी, जिसमें उसके टेक्स्ट कुछ इस प्रकार थे कि तुम किसी और लड़कों से बात करती हो और मेरे टेक्स्ट का और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। और लगभग 8-10 बार आकाश कसौदन द्वारा उसको अलग अलग माध्यम से कॉल किया गया, लेकिन लड़की ने नहीं उठाया। तो आकाश कसौदन अपना फ़ोन अपने घर पर ही चार्ज में लगाकर छोड़ के चला गया और जोखवा बाज़ार जो उसका गांव है उससे नहर के रास्ते होते हुए शाहपुर बरगदमा पहुंचा। वहां नहर के पास उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और वहां से पैदल उसके घर पहुंचा था। जब इसकी CDR को पूरे साल की एनालाइज किया गया तो पता लगा था कि लगभग 8-10 बार पूर्व में भी रात्रि में आकाश कसौदन नाम का जो लड़का है उसके घर आता जाता रहता था और लगभग 3 से 4 घंटे रुकता था। आकाश कसौदन को सारे रास्तों के बारे में मालूम था और उसके घर में कौन से कमरे में लड़की सोती है, कौन कहाँ सोता है, किस प्रकार से दरवाज़ा खुलेगा, इसकी सारी जानकारी उसको थी। और जब वो वहाँ पहुँचा तो जो इसने पूछताछ में बताया है कि लड़की से उसकी हॉट टॉक हुई और उसने जब उसको कन्फ्रंट किया कि तुम क्यों और लड़कों से बातचीत करती हो, तो गुस्से में और आवेश में आकर इसने लड़की का गला दबाया और एक लड़की के लकड़ी के एक पतली लकड़ी से उसका गला दबाया। उसके बाद सरियों से गले के दोनों तरफ घोंप दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई और डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर भाग गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CDR एनालिसिस से और जो डिजिटल साक्ष्य हैं उसके माध्यम से मालूम हुआ कि चूँकि लड़का रात्रि में अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर गया था और अगले दिन सुबह उसने सिम को भी तोड़कर फेंक दिया था। जब उससे पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि पुलिस से बचने के लिए उसने ऐसा कृत्य किया था। युवक के जो अपराधी है आकाश कसौदन, उसके गले पर भी नाखूनों के स्क्रैच मार्क्स थे। सुबह उसकी 5 बजे के करीब लोकेशन नहर के ही रास्ते में संतलिया गांव में एक दुकान के पास कुछ लोगों द्वारा देखा गया, तो वहां उसकी लोकेशन कंफर्म हुई थी। इस प्रकार सारे साक्ष्यों से, डिजिटल साक्ष्यों से, उसकी लोकेशन से ये साबित हुआ कि आकाश कसौदन ने युवती से बातचीत न करने के कारण और उससे रुष्ट रहने के कारण, उसकी शादी कहीं और हो जाने के कारण गुस्से में और आवेश में इसकी हत्या कर दी है। आपको बता दें, उन्नाव में दबंगों की गुंडाई, लाइव CCTV फुटेज सामने आया है। युवक को घेर कर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा और साथ ही किराएदारी विवाद में 10 से 12 लोगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़। विपिन बिहारी शुक्ला व परिजनों से मारपीट और जान से मारने की धमकी। दबंगों ने बीच बचाव में आई बहन से की है छेड़छाड़। पीड़िता का आरोप पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं की। CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की उठी मांग और साथ ही शिवम अग्रहरी व रमेश अग्रहरी ने 12 से 10 साथियों के साथ मिलकर की है मारपीट। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के शक्ति नगर इलाके की घटना। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। सड़क सुरक्षा माह के तहत आज जिले में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया गया। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाई दी है। शासन के निर्देशानुसार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज शाहजहांपुर में पुलिस एवं परिवहन विभाग के सहयोग से जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया गया। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की सघन जांच की गई है। रॉन्ग साइड वाहन संचालन, ड्रिंक एंड ड्राइव सहित अन्य नियम विरुद्ध पाए गए वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 56 दोपहिया वाहनों ने चालान किए हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने वाहन चालकों को मान्यता और साथ ही यातायात नियमों के पालन, हेलमेट पहनने और साथ ही सुरक्षित वाहन चलाने के लिए जागरूक किया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत यह अभियान लगातार चलाया जाएगा। आमजन से अपील है कि हेलमेट पहनने और नियमों का पालन करें। तो साफ है, सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया के निकट पर्यवेक्षण में थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद। दिनांक 9 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल की गई है। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच की गई, जिसमें वायरल फोटो में दर्शित व्यक्ति की पहचान संजू पुत्र राजेश निवासी ग्राम चुचैला कला थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा के रूप में हुई है। उक्त प्रकरण में आज दिनांक 10 जनवरी 2026 को थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्त संजू पुत्र राजेश को गिरफ्तार किया गया था। बरामदगी एवं आपको बता दें, गिरफ्तारी के आधार पर थाना मंडी धनौरा पर मुकदमा अपराध संख्या 24/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम संजू उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया। खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर जिले के अदलहाट क्षेत्र के मदनपुरा गांव में धर्मेंद्र सिंह के आवास पर अखिल भारतीय कर्मी क्षत्रिय महासभा के बैनर तले स्वर्गीय मालती देवी के पुण्यतिथि पर गरीब, विधवा, वृद्ध, विकलांग लोगों को कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजदीप महाविद्यालय कैलहट के प्रबंधक इंजीनियर राज बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रवीण पटेल सहित अतिथियों ने स्वर्गीय मालती देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित के साथ किया है। मुख्य अतिथि इंजीनियर अर्पित के साथ किया और साथ ही मुख्य अतिथि इंजीनियर राज बहादुर सिंह ने करीब 100 लोगों को कंबल वितरण किए हैं और साथ ही ठंड के मौसम में गरीबों को कंबल वितरित करना पुनीत कार्य है, ऐसा कहा। और साथ ही ऐसे कार्यों में समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम बुलावन सिंह व संचालन सुरेंद्र सिंह पटेल ने किया है। मेवालाल जी, आपको आज कंबल मिला है, तो कंबल मिला है तो कैसा लग रहा है? कंबल पाकर कैसा आपको लग रहा है? बढ़िया है साहब कंबल। और कैसा जब मिल गए तो क्या खराब करेंगे? क्या ठंडी पड़ रही है ज़्यादा? ठंडी तो आप देखते बड़ा कालीचरण आज आपको कंबल मिला है, तो किसके द्वारा कंबल मिला है? अच्छा, जाड़ा में आपको कंबल सहारा बनेगा? बहुत सारा बा की बहुत सारा बा भैया। क्या ठंडी की क्या स्थिति बा इस समय? अरे स्थिति बहुत खराब बा। हमारा चाहता बा रहला कि ठंडी पड़ रही है। अरे बहुत ठंडी बा की ठंडी बा। क्या उद्देश्य है कंबल का? जो अपना अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा है, यह भी संगठन एक संवेदनशील संगठन है और हर साल, बल्कि इसी साल भी नकहरा गांव में इस समय जाड़े के अवसर पे, चाहे जितनी बात हो, लेकिन समाज में अभी भी गरीबी है और शिक्षा है, जाड़े से भी लोग मर रहे हैं। तो अपने क्षमता के अनुसार जो संभव है उसी हिसाब से इस गांव में सोचा गया कि जो व्यक्ति विकलांग हो, विधवा हो, गरीब हो, उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर कंबल दिया जाए। इस कार्यक्रम में यहाँ के धर्मेंद्र सिंह, इनकी विशेष रुचि थी कि हमारे गांव में एक कार्यक्रम हो, इसी तहत इस तरह कार्यक्रम को किया गया। वृहद कंबल वितरण का आयोजन किया गया। युवा नेता नवीन प्रताप सिंह ने अपने बाबा स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर 5000 निराश्रित गरीब परिवारों को कंबल वितरित किए। साथ ही 9 मेधावी छात्रों को साइकिल देकर किया है प्रोत्साहन। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी और साथ ही एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, पूर्व सांसद
ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि सुनील सिंह, महंत बाबा रविकर गिरी अयोध्या, महंत बाबा रामकुमार दास, ब्लॉक प्रमुख उस समय और साथी प्रसाद मिश्र वहां पर हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। कंबल वितरण, साइकिल वितरण आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारे साथ अतिथि हैं वेद पांडे जी, जो कि छोटे भाई जिन्होंने प्रताप सिंह जी ने आयोजन किया था। ये भैया गांव के सभी ग्रामवासियों के लिए इस ठंड के इस मौसम में कंबल वितरण किया गया है, जिससे उनको सुविधा हो सके और इस क्षेत्र के जो मेधावी छात्र हैं जो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की। कितने बच्चों को कंबल वितरण, कितने बुजुर्गों को कंबल वितरण किया गया, कितने बच्चों को यहाँ साइकिल वितरण किया गया? इन्होंने पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरी क्षमता से हजारों लोगों के लिए व्यवस्था कंबल की है। जितने लोग यहाँ उपस्थित है सबको कंबल मिलेगा और दर्जनों छात्रों को, यहाँ पे छात्राओं को साइकिल। विक्रम में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा का नाम यही है कि जिनको भी ये कंबल वितरण और ये सब हो रहा है तो हमारे तरफ से, अयोध्या धाम की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, साधुवाद। और हमारे नीरव प्रताप जी जो बहुत अच्छे समाज सेवी है और हमेशा जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, तो उनको बहुत सारा आशीर्वाद। उन्हीं के आग्रह पे मैं अयोध्या धाम से चला रहा हूँ और उनको बहुत बहुत साधुवाद। यूपी में ब्राह्मणों के वोट को लेकर इस समय सियासत का जो माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम संत हैं और संतों को वोट और ये से दूर रहना चाहिए। हमारा काम है सिर्फ आशीर्वाद देना, बाकी वोट का फैसला आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, आप ही तो करते हैं, ठीक है। बीजेपी कह रही है उसको मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, क्या इस पे बस ताजा बहुत सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है और भाजपा का तो हमारा आशीर्वाद रहता ही है, बस इतना ही जानिए। जय श्री राम। सीधा सा मैसेज है, हमारे बाबा जी की पुण्यतिथि पे ये कार्यक्रम अनवरत 3 वर्षों से हो रहा है और ईश्वर की कृपा रही तो हर वर्ष ये कार्यक्रम और बृहद रूप से होता चला जा रहा है। पहले जब स्टार्ट हुआ था तो ये कार्यक्रम सिर्फ कंबल वितरण का था। इस बार इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए और छात्रों के भविष्य को और मेधावी छात्रों के भविष्य को निखारने के लिए हमने एक पहल की है, जिसमें जो टॉप मोस्ट जो बच्चे हैं, जो टॉप किए हैं, उनको 11 बच्चों को सेलेक्ट किया गया जिनको साइकिल दिया गया है। तो जिससे ये हुआ है कि जो छात्र हैं आगे चल के जो इन लोगों से सीख लें और अपनी पढ़ाई लें और पढ़ाई के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करें। ये एक छोटा सा हम लोगों का उद्देश्य है। खबर बदायूं से है, जहां नगर के मोहल्ला महेश चौक में शनिवार सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 52 वर्षीय बुजुर्ग विद्यासागर रस्तोगी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने सुबह लगभग 4 बजे संदिग्ध कमरे में बंद होकर उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। कस्बे के मोहल्ला महेश चौक निवासी विद्यासागर रस्तोगी 92 वर्षीय पुत्र भूपराम रस्तोगी लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। परिजनों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीमारी के कारण वह अत्यधिक तनाव और शारीरिक कष्ट में थे। विद्यासागर रस्तोगी ने उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से 2 को पूर्व में ही निधन हो चुका है और बड़ा बेटा ब्रजकिशोर रस्तोगी दिल्ली से, छोटा बेटा नंदकिशोर रस्तोगी बरेली रहता है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करते हुए शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
खबर गाजियाबाद से है, जहां अवैध संबंधों के चलते पति पत्नी में तकरार, पति को अपनी जान माल का खतरा। आपको बता दें, पुलिस से गुमराह लगाने के बावजूद भी नहीं हुई है पति की सुनवाई। आपको बता दें कि पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद भी पुलिस उल्टा ही प्रताड़ित कर रही है पति को। पत्नी से बचाओ, पुलिस से बचाओ। सुनील निवासी मोटा गांव आत्महत्या की चेतावनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया गंभीर आरोप। गाजियाबाद से खबर है, जहां मोटा निवासी एक युवक सुनील ने शनिवार को मीडिया के समक्ष अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया है कि वह लगातार उसकी जिंदगी नरक बना रही है। सुनील ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम नेहा बताया जा रहा है, परिवर्तित नाम के अन्य लोगों से अवैध संबंध है और इसके सबूत भी उनके पास मौजूद है। सुनील ने बताया कि उनकी शादी 27 जून 2020 को सिहानी निवासी नेहा के साथ हुई थी। 14 जून 2021 को उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में उन्हें पत्नी के कथित अवैध संबंधों का पता चला। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने उनकी एक न सुनी और उल्टे उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा दिए। सुनील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया, मैं अपनी पत्नी से बचाओ मुझे, और साथ ही रोज पुलिस की प्रताड़ना से आहत हूँ। मेरे खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज किए गए हैं और रोज थाने, चौकी और कोर्ट के चक्कर काट कर मैं परेशान हो गया हूं। युवक का आरोप है कि उसकी पुलिस उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उल्टे उन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है। सुनील ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पास सबूत है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। ये मामला वैवाहिक विवादों और घरेलू उत्पीड़न के आरोपों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। कौन कौन मारता है आपको? अखिल और मम्मी। अच्छा, मम्मी मारती है। बेटा अखिल कौन है? मामा। मामा है आपके? आपको क्यों मारते हैं? अच्छा, जब मामा मारते हैं मम्मी कुछ उन्हें डांटती नहीं है? डांटती। मम्मी डांटती है कि अखिल को मत मारो? ना, सुशांत को नहीं मारो कह रही। कहती है मम्मी। तो मम्मी के पास रहना नहीं चाहते ना? किसके पास रहोगे आप? किसके पास रहोगे? बेटा प्यार कौन करता है? मम्मी करती है, पापा करते हैं? पापा। पापा प्यार करते हैं, मम्मी नहीं करती? ना। आप किसके पास रहना चाहते हो? पापा के साथ। इधर देख के बोलो बेटा। पापा के साथ रहूंगा। ठीक। मेरा नाम सुनील कुमार है जी, मैं मोटा का रहने वाला हूँ जी। मेरी शादी 27 जून 2020 को स्नेहा नाम की लड़की से हुई थी, जो सिहानी की रहने वाली थी। शादी के करीब 4 महीने बाद जब मेरा बेटा उसके पेट में था, तो मुझे पता चला कि उसके संबंध सलमान नाम के लड़का, जो उसी के पड़ोस में रहता है, उससे थे। उसकी जो वीडियो चैट हैं वो भी मेरे पास हैं। इन चीज़ों के बारे में मैंने उसके परिवार, जो ससुराल पक्ष है उसका रवैया कैसा आपके प्रति? जो ससुराल पक्ष के हैं, उसकी मम्मी अनीता और पिता तेजवीर और बाबा कन्हैयालाल, ये इनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पूरा सपोर्ट करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए, पैसों की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम यही सब करेंगे, तुझे मजबूर करेंगे इन चीज़ों के लिए, तू कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। और आपके प्रति पुलिस का रवैया क्या है? क्या कार्रवाई होती है आपके प्रति? पुलिस पक्ष मेरी कभी नहीं सुनता जी। मैं उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, मारपीट के मेरी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, तो मेरी सुनते नहीं है जी। वो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं देखते। मैंने दिखाया था उनको कि जी मेरे पास सबूत है, मैंने कोई मारपीट नहीं की। एक ही महीने में मेरे ऊपर 2 मुकदमे उन्होंने कर दिए, 151 के। बिल्कुल भी नहीं सुनते जी। दूसरा मुकदमा किस उस पे किया आप पे? कुछ बताया नहीं था जी। मुझे ऐसी बुला लिया वहाँ पे और बुला के कहने लगे जी कि लड़के को दे दो तो तुम्हें जाने देंगे, ना तो तुम्हें बंद कर लेंगे। मैंने उनसे बोला जी ये तो कोर्ट का मामला है, तो मेरी नहीं सुनी जी, मुझे बंद कर दिया। कौन सा थाना लगता है आपको? थाना मधुबन बापू धाम में। नाम सुनील कुमार है जी, मोर्टा का रहने वाला हूँ जी। मेरी शादी 27 जून 2020 को स्नेहा नाम की लड़की, जो सिहानी की रहने वाली है, उसके साथ हुई। शादी के बाद 1 साल तक सब कुछ ठीक चला हमारा, और एक लड़का भी हुआ हमें। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता चला, जो उसी का गांव का रहने वाला लड़का था, सलमान नाम का, कि उसके संबंध है उसके साथ। इन बातों को लेकर हमारा झगड़ा शुरू हो गया। इस बारे में मैंने उसके घर वालों को शिकायत करी कि जी ऐसे ऐसे बात है, आपकी लड़की जो है उसके साथ संबंध है, और ये समझाने के बाद भी बात नहीं आई। तो उसके घर वालों ने भी मुझे गलत बताया
और मेरी बात नहीं सुनी, उसी का सपोर्ट किया उसके घर वालों ने। फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते उसके घर वालों ने मुझसे पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। कभी बोलते थे कि 10 लाख दे, कभी बोलते थे 5 लाख दे। मेरी पत्नी मुझसे आकर बोलती थी कि मेरे घर वाले पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने उससे बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैं इतना बड़ा आदमी हूँ आपको पैसे दे सकता हूँ। इन बातों को लेकर भी झगड़ा शुरू हो गया मेरे साथ। ये बातें पंचायत तक भी गई कि पंचायत में मैंने बताया कि जी इसका संबंध है सलमान नाम के लड़के से, और इसके घर वाले मुझसे पैसे की डिमांड करते हैं। कभी बोलते हैं 10 लाख दे, कभी बोलते हैं 5 लाख दे। मेरे पास पैसे नहीं है जी, नहीं दे पा रहा मैं। तो उन्होंने जो वहाँ पे मना कर दिया कि हम कोई पैसे नहीं मांगते। इस तरीके से वहाँ से सुलह हो गए, फिर दोबारा मेरे पास आ गई वो। धीरे धीरे उन्होंने जो है मेरी पत्नी ने मुझसे पैसे ले जाने शुरू कर दिए, कुछ मेरी जानकारी के सामने, कुछ मेरी जानकारी के बगैर। उसके जो घर के बिजली बिल के पेमेंट थे वो भी मुझसे करवाने शुरू कर दिए उसने। उनके भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास। करीब 20-22 हज़ार रुपये के बिजली बिल के पेमेंट करवाए, बोलते थे कि हम पैसे दे देंगे, कोई पैसा वापस नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे मेरी पत्नी की मम्मी ने, मेरी सास ने उसका वहाँ पे मेरी पत्नी का खाता खुलवा लिया, उसमें पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए। उसके बारे में मुझे पता लगा तो मैंने उसका विरोध किया कि ये ठीक नहीं है, वहाँ पे पैसे जमा नहीं कर सकती। वो खाता मैंने अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लिया। तो उस खाते को ट्रांसफ़र होने के बाद, और जब उनको मेरी तरफ से पैसे मिलने बंद हो गए, कुछ तो वो चोरी से ले गई थी पहले, करीब 3,90,000 रुपये जब तक ले जा चुकी थी वो मुझसे। उसके बाद उन्होंने जब खाता ट्रांसफ़र हुआ था मेरे यहाँ पे, उसके बाद उन्होंने झगड़े का बहाना बना के मेरी पत्नी अपने मायके चली गई, और मायके से उन्होंने मेरे ऊपर दहेज का केस कर दिया। दहेज के केस में उन्होंने लिखवाया था कि 30 लाख रुपए हमने इसको दहेज दिया, ठीक है जी। उसके बाद करीब 1 साल तक मुकदमे चले। मुकदमे में कोई कुछ भी साबित नहीं कर पाए वो, ना उनके पास कोई सबूत थे, ना ऐसी कोई घटना हुई मारपीट की। उन्होंने मारपीट के मुझ पर आरोप लगाए थे। जब उन्हें ये दिखा कि कोर्ट से कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो उन्होंने समझौते का प्रस्ताव रखा मेरे सामने, अपने वकील के द्वारा और कुछ जानकार लोगों के द्वारा। मेरे पास फ़ोन करवाए और गलतियां मानी कि जो हुआ सो हुआ, अब दोनों साथ में रहो, किसी का जीवन खराब नहीं होगा। इस कोर्ट के द्वारा ना होकर पंचायत के द्वारा समझौता हुआ था जी, और समझौते में ये बात बोली गई थी कि ये जो केस चल रहे हैं, दहेज का केस है, और जो भी केस चल रहे हैं वो हम वापस ले लेंगे। अब दोबारा वो मेरे पास आके रहने लगी, लेकिन केस कोई भी ख़त्म नहीं करवाया उसने। जो दहेज का केस है वो भी अभी चल रहा है, घरेलू हिंसा का वो भी चल रहा है। अब घर मेरे पास आने के बाद उसने दोबारा, मैंने कैमरे लगवा लिए थे अपने घर पे कि ये दोबारा कोई झूठे आरोप ना लगा पाए मुझ पर, लेकिन कैमरों से उसको परेशानी होने लगी। उसने कैमरे भी तोड़े, उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, डंडे से कैमरे तोड़े थे उसने। फिर भी मैंने कैमरा दोबारा लगवा दिया था। अब उसके बाद अब पिछली 15 तारीख में, 15 दिसंबर में उसने मेरे ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुला ली थी, मुझे 151 वहाँ से कर दी थी पुलिस वालों ने। बेटा आपका नाम क्या है? खबर मथुरा से है, जहां शनिवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद संसदीय अध्ययन समिति के सभापति किरण पाल कश्यप की अध्यक्षता में मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। यह बैठक मथुरा जनपद और फिरोजाबाद जनपद के अधिकारियों के साथ में ली गई है, और साथ ही बैठक में विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई तथा सभी अधिकारियों को जो योजनाओं के कार्य अधूरे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए तथा नवीन योजना को सुचारू करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बीजेपी के विधायक पूरन प्रकाश, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम और तथा अन्य विभागों के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे।
कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि है, काफ़ी संतुष्ट है। ये संसदीय अध्ययन समिति बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है और समय समय पे जो सदन में सवाल करते हैं माननीय सदस्य या पत्र लिखते हैं उसकी समीक्षा करने आते हैं कि समय पर उसका काम हुआ या नहीं हुआ, विस्तारण हुआ या नहीं हुआ, माननीय सदस्य को अवगत करा नहीं करा। मान लिया कोई काम यहाँ से नहीं लखनऊ के लिए उन्होंने भेज दिया, उस स्तर से होना तो विधायक को पता लग जाएगा कि लखनऊ से होना, उसकी पैरवी कर लगा। और छोटी मोटी जो त्रुटि थी उसको कह दिया 15 दिन के अंदर ठीक करके और बना करके पूरा समिति को अवगत करें और पूरा ईमानदारी और मेहनत के साथ सब अधिकारी काम करें ताकि प्रदेश और देश तरक्की करे। जी, आप मथुरा आए, क्या देखते हैं मथुरा, किस दृष्टि से देखते हैं? मथुरा एक, अरे इससे अच्छी धरती क्या होगी, पवित्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। हम सब लोग पूजा करते हैं, उनके अनुयायी हैं, उन्हीं का सब कुछ है देन। और बड़ा अच्छा लगा कुछ मथुरा वृंदावन मीटिंग से पहले सब मैं मत्था दर्शन करके आए हैं। दर्शन करके आया। तो कुछ खामियां भी नजर आई? कई विभागों की बैठक की है यहाँ पर, कोई कहीं की नहीं, सारे विभाग कुछ खामियां भी मिली? नहीं, जो कमजोरी है उसको दुरुस्त कर कह दिया 15 दिन के अंदर ठीक करके। अब सब काम नहीं हो सकता कि कुछ कमजोरियां होती हैं तो उनको बता करके सही कराया जाता है। सरकार का मंशा ये होता है कि धरातल पर काम हो और सही काम हो। हर विधायक भी यही चाहता है कि जनता का काम, जनप्रतिनिधि का अपना काम तो कोई होता नहीं, केवल जनता के लिए पत्र लिखते हैं, मेहनत करते हैं। मथुरा जाम से करा रहा है, इसके लिए क्या? अब इसका तो निराकरण NH ही कर सकता है और भारत सरकार कर सकती है कि माननीय गडकरी जी को लिखा जाएगा कि हमारा जो बड़ा होता है। गडकरी जी ने इतना काम करा दिया, जाके अंदर का काम है वो हमारा शासन प्रशासन पूरा मुस्तैदी से उसको कर रहा है और आगे आपको मिलेगा कि जाम की स्थिति नहीं बनेगी। आगे बात करते हैं आप समीक्षा बैठक। आज हमारे बीच में कश्यप साहब लोग सभी विभाग मथुरा और फिरोजाबाद दोनों जनपदों के सभी विभागों की समीक्षा की गई। जो हम लोग जनप्रतिनिधि पत्र देते हैं ना, उन पर क्रियान्वित क्या हुई, हमारे सभापति जी ने आज सब मीटिंग करके उनकी डेट बाय डेट सबकी समीक्षा की और बड़ी अच्छी आई है। कहीं कुछ कमी पाई गई, वो निर्देश दे दिए गए हैं, वो 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। अभी आपने रोड की, सड़क की, मथुरा की बात करी थी, आप देखिएगा पहले कितने लोग आते थे मथुरा में, ब्रज में, उसी के हिसाब से रोड सड़कें थी। आज उसमें कितने % इजाफा हुआ है। अभी आपके नए वर्ष में इस मथुरा में 25 लाख आदमी था, सड़कें उतनी हैं, उसी के हिसाब से जैसे जनता श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे मथुरा में, हमारे ब्रज में, विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने, सड़कें चौड़ी कराई जा रही हैं और बढ़ाई जा रही हैं। आगे आने वाले समय पर आप पाएंगे कि इसमें बहुत आपका बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल जाम से जूझने की कोई समस्या नजर नहीं आती है। नहीं, जामने की मैं वही बता दिया, अब डबल मत घेरो, ऐसे मत करो भाई। हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, जो पहले हमने दिया था, पब्लिक जितनी बढ़ रही है, श्रद्धालु जिस स्थिति भारी संख्या में बढ़ रहे हैं, हम उसी के फिर एक्सरसाइज करके सड़कों को चौड़ी कर रहे हैं। और क्या खामियां मिली हैं आज? अब खामियां ये तुम सब देख रहे हो, सब जाते हो, पूरी मीडिया जाती है, भाई ये खड़ी है दीदी सबरी, तुम हमसे पहले हम बताते हैं, अपनी बात खड़ी कर देते हो, आप उजागर नहीं करते, उजागर नहीं करते, क्या कहने। धर्म नगरी हरिद्वार 2027 कुंभ की तैयारी जोरों पर शुरू कर दी गई और साथ ही संतों की तपोभूमि मां गंगा की पावन नगर हरिद्वार, जहां कभी तप, त्याग और साधना की खुशबू हुआ करती थी, आज वही भगवा की आड़ में काल नेमियों का बोलबाला दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में इन दिनों एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है, क्या वाकई सभी भगवा पहनने वाले संत हैं या फिर यह आस्था की आड़ में किया जा रहा एक संगठित कब्जा है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग हिस्सों में लोग यहां आकर भगवा वस्त्र धारण कर घाटों पर, जंगलों में और कॉलोनियों के आसपास छोटी छोटी कुटिया बनाकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन काल नेमी चलाया है। कई तथाकथित संत पकड़े गए हैं जिन्हें प्रशासन ने काल नेमी बताया है। क्या नाम है बाबा जी? अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? क्या कर रहे हो?
क्या कर रहे हो? इनको क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या बात क्या समझा रहे हो इनको? घर की समस्याएं कि कैसे घर की समस्याओं का निदान होगा? हैं? कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा इन्हें? बताओ इनको कैसे कैसे इनका समाधान होगा? हैं? क्लियर है? अच्छा, ये क्या समझा रहे तुम्हें? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं तुम्हें? हाँ। एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। धर्मनगरी क्षेत्र में नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिद्वार में नशे का अवैध कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में न सिर्फ शराब बल्कि नशीले इंजेक्शन और अन्य मादक पदार्थ धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। हाल ही में एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत के बाद ये मुद्दा और भी गंभीर हो गया है। इसी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा विधायक मदन कौशिक के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांग्रेस वासियों को रोक लिया, जिससे तनाव की स्थिति बन गई है। और यह सिर्फ नशा नहीं बल्कि युवाओं की सुनियोजित हत्या है। विदेशों में अगर 1 ग्राम नशा पकड़ा जाता है तो कड़ी सजा होती है, लेकिन यहाँ खुलेआम व्यापार चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है पुलिस, लेकिन सवाल यही है कि क्या हरिद्वार में नशे के इस खुलेआम कारोबार पर व्यायाम और साथ ही वास्तव में लगाम लग पाएगा या फिर यूं ही युवा अपनी जान गंवाते रहेंगे। माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है कि उसका बच्चा नशा ना करे। और नशा यहाँ पे क्या चल रहा है? सूखा नशा, जिससे आदमी 18-19 साल में नशा करता है और 20-21 साल में निपट जाता है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, घाट पे एक ने ओवरडोज ले ली स्मैक की और वो मर गया। उसके घर का तो चिराग चला गया ना। उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन है? उसके हत्या के जिम्मेदार मदन कौशिक है, क्योंकि मदन कौशिक के संरक्षक में ही ये स्मैक बिक रही है। और ये स्मैक जब तक हम बंद नहीं करवा देंगे, मदन कौशिक जी को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये हमारा वादा है। और क्यों नहीं पढ़ता सर? स्कूल वाले बच्चे ही ले रहे हैं। ये स्कूल में बच्चे कम जाते, बंक मार के स्मैक और इधर उधर बैठ के खंडरों में ये इंजेक्शन ले रहे हैं। और ये इसके जिम्मेदार मदन कौशिक हैं। नाम बता दो अपना। जिलाध्यक्ष मैं कैश खुराना, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। पूरे जिले में नशा घर घर पहुंच चुका है। हर एक घरों के ऐसे चिराग चले गए जिनकी उम्र 20-21 साल है। जिस घर का चिराग बुझता है पता होने लगता है ये नशाखोर केवल जमाखोरी कर रहे हैं। और इन्होंने पूरे प्रदेश का, पूरे जिले का, खासकर विधानसभा ज्वालापुर का और हमारे विधानसभा हरिद्वार का माहौल बहुत खराब रखा है। नशा घर घर बिक रहा है। नशे के खिलाफ युवा कांग्रेस एक जैसा संघर्ष किया, इससे बढ़कर संघर्ष करेगी। अगर नशा नहीं रुका तो हम किसी तरफ जाने के लिए तैयार हैं। नाम बता दो अपना। महबूब आलम, प्रदेश।
एलपीसीएल के द्वारा नैनीताल जिले के कालाढूंगी, हल्द्वानी और रामनगर क्षेत्र के लोगों को जल्द ही गैस पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की सुविधा मिल सकेगी। संबंधित अधिकारियों ने ऐसे ही कुछ वादा जिलाधिकारी की बैठक के दौरान किया है। कार्यों की समीक्षा को लेकर हल्द्वानी कैंप कार्यालय में नैनीताल की जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने एचपीसीएल, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान और विद्युत विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गैस पाइपलाइन बिछाने की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बताते चले कि कालाढूंगी शहर क्षेत्र में विगत 2 साल पहले गैस पाइप बिछाने का कार्य किया गया था। तब से इस काम की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये काम ना जाने किस कारण आधा अधूरा पड़ा हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में हल्द्वानी शहर में पेयजल लाइन और सीवरेज का कार्य गतिमान है और साथ ही वहीं विभागीय लोगों द्वारा बताया गया कि एलपीसीएल और द्वारा स्थापित किए जाने वाले 25 सीएनजी स्टेशनों में से 12 स्टेशन की स्थापना कर ली गई है, जबकि रुद्रपुर में हल्द्वानी तक 40 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना है, जिसमें 36 किलोमीटर काम पूरा हो गया है। एचपीसीएल एजेंसी को हल्द्वानी, कालाढूंगी और रामनगर में और नैनीताल शहर में कुछ सीएनजी स्टेशंस और हाउस होल्ड गैस सप्लाई का उनकी परियोजना है। तो आज इन स्टेक होल्डर्स और एचपीसीएल के साथ बैठक की गई है। मुख्यतः समन्वय बैठक थी। इसमें जो यूटिलिटी के कोऑर्डिनेशन का काम है, जो विभाग की संरचनाएं हैं, उसमें जो बेंचेज के काम होने हैं, तो सभी पक्षों के साथ आपसी समन्वय और संवाद से सूचना साझा करते हुए, नागरिकों को पूर्व सूचना देते हुए रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। में जो उनको स्टील पाइपलाइन डालनी है या उन्हें कुछ रोड साइड में मेन होल्स बनाने हैं, तो आबादी क्षेत्रों में जो सुरक्षा उपाय अपनाने होते हैं निर्माणदायी संस्थाओं को, उनको केयरफुली और कॉशन, चेतावनी, साइनेजेज और पब्लिक की जो सुविधा है उस टाइमिंग के हिसाब से वो अपने काम को आगे बढ़ाए। कानपुर नगर में थाना समाधान दिवस पर थाना सेन परिक्षम पारा और साथ ही पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। पुलिस आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं सतत निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए और यह भी निर्देशित किया गया कि जनशक्तियों के निस्तारण में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, जिससे आम नागरिकों का पुलिस पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। समाधान दिवस के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल रही है।
कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कानपुर पुलिस ने 2 करोड़ 12 लाख कीमत का अवैध गांजा पकड़ा है। पुलिस ने जांच गांजे के साथ 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक महिला समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। सजेती थाना पुलिस ने 2 कुंटल 12 किलो गांजे के साथ 3 को अरेस्ट किया है। किदवई नगर थाना पुलिस ने 21 किलो गांजे के साथ 2 को अरेस्ट किया है। किदवई नगर में आरोपी महिला के पास से 5,43,000 नकदी हुई बरामद। उड़ीसा से कानपुर और आसपास के जिलों में सप्लाई के लिए लाया गया था गांजा। इस शहर में नशाखोरी के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। तो अवैध नशा की सामग्री बिक रही है। इसके प्रति हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भावना व्यक्त करी थी कि इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। तो हमने अपनी टीमें बनाई और इस टीमों कई टीमें लगी थी, क्राइम ब्रांच भी लगी थी और थाने की पुलिस भी लगी हुई थी। आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 5 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें एक महिला सरगना भी पकड़ी गई है। उनके पास से 5,43,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। और ये जो रैकेट पकड़ा गया है, ये इनका नेपाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है और उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इनके द्वारा सप्लाई की जाती है। इनके एक शिवम नाम का जो लड़का है, ये महीने में इसने बताया है कि 2 खेपें लेता है और हर खेप पे इसको 75,000 रुपये का इसको पैसा मिलता है। इसके सहयोगियों को भी पकड़ा गया है और इनके पास से जो गाड़ियां जो इस्तेमाल होती हैं, 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं और 5 मोबाइल फोन भी इनसे रिकवर हुए। इनके बारे में ये पता लगा है कि उड़ीसा से होकर के मध्य प्रदेश से ये बसों के माध्यम से और ट्रकों के माध्यम से इस माल को लाते हैं और ये प्रयागराज होते हुए बांदा से हमारे यहाँ पर कानपुर में एक खेप आती है बिदनू, और यहाँ शहर में ये कंजरपुरवा है गोविंद नगर में। वहाँ पर इसका इनके डिफरेंट कुरियर्स हैं, उनके माध्यम से घरों में इसको रखा जाता है और घरों से पुड़िया बना करके बेचा जाता है। तो यहाँ पर काफी मात्रा में इसका प्रचार चल रहा था और इस पे सख्ती से निपटने के लिए हमने टीमें बनाई थी और इसको जो स्टोर्स है, जो लेने वाले हैं, जहाँ से ये आता है, उनको तक पहुँचने में हमारी पुलिस को कामयाबी मिली है और इसलिए आज पुलिस को करीब 2 करोड़ से ऊपर की ये सामग्री गांजा है बरामद हुआ है और इनके पास से 5,43,000 कैश भी बरामद। हाँ, हमारे पास इनकी चेन मिल पता लग गया है कि इनको सप्लाई कौन करता है, बांदा में इनको कौन लेके देता है, उड़ीसा से कौन करता है, पूरी सप्लाई चेन का पता लग गया है और इसका हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में इनके खातों की जांच पड़ताल भी कर रहे हैं कि काफी मात्रा में पैसों का लेन देन भी होता है। और नेपाल से, जैसे आपने देखा होगा, हम लोगों ने अभी 3 रेड करी थी, वहाँ से आने वाली चरस को भी पकड़ा है, काफी बड़ी मात्रा में चरस को पकड़ा है। हमारी टीम साथ हमारी टीम के साथ जो अपनी उत्तर प्रदेश की नारकोटिक्स टीम है, उनकी भी टीम यहाँ पर आकर के अभी इससे पूछताछ करी और इनके इस धंधे में जितने लोग लिप्त हैं, इनकी पूरी सप्लाई चेन और जितना इनके पास पैसा आता है उसको रोकने के लिए और इन पे कठोर कार्रवाई करने के लिए आगे टीमों को निर्देश दिया गया। टीम ने बहुत अच्छा काम किया और हमारे डीसीपी साहब ने अपने स्तर से इनको 25,000 रुपए का कैश इनाम घोषित कर दिया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 2.5 करोड़ के आसपास की इसकी कीमत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।